हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काविस अकेडमी। यहाँ पे हम बात करेंगे DU एंट्रेंस एग्ज़ाम MSc जोलॉजी 2017 पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल पे आपको 2019, 18 एंड 16 भी अभी चल ही रहा है, ओके, एंड 17 भी। तो ऑल ओवर चीज़ ये है कि मैं आपको लास्ट 4 ईयर की पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, रही बात 2015 पेपर की, तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है देन प्लीज़ मुझे सेंड करना। ओके, तो मैं उसको भी यहाँ पे 2000 का जो 15 का पेपर है वो कहीं पे भी मुझे नहीं मिला। ओके, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो या फिर मेरी मेल आईडी पे भेज सकते हो। मेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो ऑल ओवर बात आपको पता है कि लास्ट ईयर के पेपर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। जो भी अभी रिसेंटली स्टूडेंट जिन्होंने BHU जोलॉजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया उनको अच्छे से पता है। मैंने उनको लास्ट 5 ईयर के पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड किए, तो उनको अच्छे से पता है कि लास्ट 5 ईयर के पेपर उनके लिए कितनी हेल्प की है ना। तो आपको भी अगर देखना है उनके कमेंट्स, तो BHU की कट ऑफ की वीडियो बना रखी है, उनके नीचे उनके सारे कमेंट्स हैं कि लास्ट ईयर के पेपर कितने हेल्पफुल रहे, तो आप वो जाके देख सकते हो। ओके, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो ऑल ओवर मेरे कहने का यही मतलब है कि लास्ट ईयर अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करना ही करना है ना। अगर आपको रियल में लगता है कि मुझे ये एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं ना। ये 2017 पेपर सॉल्यूशन है, तो इस 2017 के में मुझे ओनली 50 क्वेश्चंस मिले। आई डोंट नो कि उसके अंदर 50 क्वेश्चंस है या फिर इतने ही आते थे, है ना, ज़्यादा है या कम है, ये इसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है, मैक्सिमम किसी के पास नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि 50 से ज़्यादा भी क्वेश्चंस आपके पास है दैन वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। Now, question number first. Enzyme catalyze rearrangement of atomic grouping without altering molecular weight to number of the atoms. तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना है ना। ये क्वेश्चन है, ये जो है ना, ये आपको दे रखे, दैट इज़ द एंजाइम कमीशन। ये जो एंजाइम कमीशन नंबर है उसके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कि एंजाइम कमीशन क्या होता है, लाइगेज का यूज़ क्या होता है, आइसोमेरेज का क्या होता है, ऑक्सीडोरिडक्टेज, हाइड्रोलेज, ये सारे एक एंजाइम कमीशन नंबर है, EC नंबर है, और सबका एक EC नंबर पर्टिकुलर होता है, तो वो आपको लर्न करना है। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या है, एंजाइम कैटेलाइज रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक ग्रुप। यहाँ पे क्या है, जो एटॉमिक ग्रुप है वो रीअरेंजमेंट हो रहा है विदाउट अल्टरिंग, बिना कोई चेंज किए मॉलिकुलर वेट। मीन्स मॉलिकुलर वेट आपका चेंज नहीं हो रहा है, बट ओनली क्या चेंज हो रहा है, एटॉमिक ग्रुपिंग जो रीअरेंजमेंट हो रहा है, ओनली क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट होता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको देती हूँ मैं, लाइक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ऑल ओवर ये दोनों शुगर है, ओके, बट थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो जितना इसका मॉलिकुलर वेट था उतना ही इसका मॉलिकुलर वेट है, बट इसकी जो फॉर्म है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज आता है दैट इज द इसको बोलते हैं हेक्सा आइसोमेरेज, है ना। ऑल ओवर चीज़ ये जो हेक्सा आइसोमेरेज है वो कौन सा एंजाइम है, दैट इज द आइसोमेरेज। तो आइसोमेरेज का क्या फंक्शन होता है, वो क्या करता है कि एटॉमिक ग्रुप को चेंज करता है, रीअरेंज करता है, बट मॉलिकुलर वेट को एज इट इज़ रखेगा। ओके, तो मॉलिकुलर वेट चेंज नहीं होगा, ओनली उसकी ग्रुपिंग चेंज होगी, ओके, इसके अरेंजमेंट चेंज होगा। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ आ रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज आया दैट इज द आइसोमरेज, हेक्सा आइसोमरेज। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होता है करेक्ट ना। तो सारी चीज़ें भी देख लेते हैं कि सारे एंजाइम क्या फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम कमीशन की। ध्यान से सुनना, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लास्ट बहुत सारे पेपर मैंने सॉल्व करवा रखे, तो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो मुझे अच्छे से पता है ना। नाउ तो यहाँ पे जो EC नंबर, ओके, एंजाइम कमीशन इज आल्सो नॉन एज द EC नंबर। तो ये आप सीक्वेंस एक अच्छे से लर्न कर लेना, दैट इज द OTHLIL। ओके, व्हाट, OTHLIL। ओ मीन्स क्या होता है, ओ मीन्स ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये दे रखा सी ऑप्शन में, ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसके अंदर कुछ नहीं है कि एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में यूज आता है दैट इज द ऑक्सीडो रिडक्टेज। ओके, नाउ सेकंड क्या है आपका, T इज द ट्रांसफरेज, इसका EC नंबर है 2, ध्यान रखना इसका EC नंबर क्या है 2, एंड ये काइनेज करता है। मीन्स यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो ट्रांसफरेज होता है इसको 2 सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है, कितने, 2 सब्सटेंस की प्रेजेंस में ये एंजाइम वर्क करता है। ओके,
नाउ थर्ड इज द एच. एच मीन्स व्हाट? एच इज़ द हाइड्रोलेज. यहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में हाइड्रोलेज. ध्यान रखना हाइड्रोलेज के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आ रखे. ये जो हाइड्रोलेज है ये वाटर की प्रेजेंस में एक्ट करता है. व्हाट यू मीन वाटर की प्रेजेंस में एक्ट करता है? मतलब कि यहाँ पे ध्यान से सुनना कि यहाँ पे जो भी बॉडी के अंदर आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम है, ओके, वो सब के सब हाइड्रोलेज है. मैक्सिमम है ना, नॉट ऑल, मैक्सिमम हाइड्रोलेज एंजाइम है. कैसे है? क्योंकि सब के सब डाइजेस्टिव एंजाइम ध्यान रखना, लाइक ट्रिप्सिन हुआ, पेप्सिन हुआ, एमाइलेज हुआ, है ना, ये सारे हाइड्रोलेज एंजाइम है. पेप्टिडेज जो प्रोटीन को क्लियर करता है ये भी एक हाइड्रोलेज ही है. नाउ तो ये हाइड्रोलेज क्या करता है? वाटर की प्रेजेंस में किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है. ओके, तो ये हो गई हाइड्रोलेज की बात. नाउ ये इसका इसी नंबर कितना थर्ड था ना. फोर्थ में क्या है? एल. एल इज द लाइज. व्हाट? लाइज. ओके, लाइज क्या करता है? हाइड्रोलेज का जस्ट ऑपोजिट होता है. मीन्स ये वाटर की एब्सेंस में वर्क करेगा. क्या? वाटर की एब्सेंस में वर्क करेगा. ओके, तो यही चीज़ है दोनों के बीच में, हाइड्रोलेज, लेज और वाइज. तो ध्यान रखना लाइज. लाइज का मीन्स होता है वाटर की एब्सेंस में वर्क करेगा. ओके, तो इसके भी क्या एग्जाम्पल होते हैं तो ध्यान रख लेना. तो कहीं के क्वेश्चन में ये आ रखा था कि वाटर की एब्सेंस में कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, तो ये एंजाइम एक्ट करता है. ओके, नाउ तो थर्ड है आपका देखो, वन हो गया, ओ हो गया ऑक्सीडोरेडक्टेज, टी इज द ट्रांसफरेज, एच इज द हाइड्रोलेज, एल इज द लाइज एंड आई मीन्स आइसोमरेज. आइसोमरेज अभी जस्ट बताया जो है आंसर है इसका बी. नाउ लास्ट क्या है? एल. एल इज द लाइगेज. ये क्या है? लाइगेज. ओके, तो यहाँ पे ये क्या लाइगेज क्या करता है? ध्यान रखना लाइगेज क्या करता है? जब भी लाइगेज एक्ट करेगा तो वहाँ पे उसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी. व्हाट? एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी. मीन्स एटीपी एडीपी में या फिर ईएमपी में कन्वर्ट होगा. ऑल ओवर यहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा. ओके, तो वो लाइगेज ये वर्क करता है. ओके, तो यहाँ पे ऑल ओवर आपको जो लाइगेज का इसी नंबर है दैट इज द, देखो, ओ का 1, टी का सेकेंड, एच का थर्ड, एल लाइगेज का फोर्थ, आई का आइसोमरेज का 5 एंड लाइगेज का है 6. तो लाइगेज और लाइगेज में कंफ्यूज मत होना. ओके, ना सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है बी करेक्ट. ये मैंने सारी चीज़ें इसलिए बताई है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस किसी तरह से घुमा फिरा के पूछ ले गए है ना. स्पेशली हाइड्रोलेज का जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम के ऊपर वर्क एक्ट करता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ रिमेंबर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक्ट एज अ. इसको भी बहुत ध्यान से सुनना. ये क्वेश्चन, ये टॉपिक भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है इस चीज़ के अंदर देखते हैं. नाउ एक चीज़ ध्यान रखना कि लाइक एंजाइम है ना, अगर वो एंजाइम एक एंजाइम है, ओके, तो वो एंजाइम अगर अकेला है, एंजाइम को हमेशा को फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है. क्या? एक को फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी. तो एंजाइम को हमेशा एक को फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी तभी वो एक्टिवली काम करेगा. ओके ओके, तो यहाँ पे अगर एंजाइम के ऊपर को फैक्टर बाइंड नहीं होगा, ध्यान से सुनना, एंजाइम के ऊपर अगर को फैक्टर बाइंड नहीं है तो ये ऐसे एंजाइम को क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम. ओके, नाउ तो सेकंड चीज़ आती है, अगर एंजाइम के ऊपर को फैक्टर बाइंड हो गया, देखो ये बाइंड हो गया, मीन्स ये एंजाइम कैसा हो गया? एक्टिव हो गया. तो ऐसे एंजाइम को हम बोलेंगे होलो एंजाइम. ओके, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस पता चल गया. एपो एंजाइम व्हाट? जहाँ पे को फैक्टर बाइंड नहीं है. होलो एंजाइम व्हाट? जहाँ पे को फैक्टर एंजाइम के ऊपर को फैक्टर बाइंड हो गया. ओके, नाउ तो आगे क्या होता है, एक सेकेंड, आगे क्या होता है, फिर ये क्या होता है? को फैक्टर. अब को फैक्टर क्या होता है? तो ध्यान रखना, जो को फैक्टर होता है, ध्यान से सुनना, जो को फैक्टर होता है वो नॉन प्रोटीनियस इन नेचर होता है, नॉन प्रोटीन होता है. लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन आ रखा है कि जो को फैक्टर है वो कैसा नेचर है? वो नॉन प्रोटीन इन नेचर है. ओके, नाउ अब को फैक्टर की अगर हम बात करें तो को फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये अगेन टू टाइप के को फैक्टर हो सकते हैं. एक होता है आपका इनऑर्गेनिक, ओके, एंड दूसरा होता है आपका ऑर्गेनिक. ओके, तो एंजाइम के ऊपर जब इनऑर्गेनिक को फैक्टर बाइंड करता है तभी वो एक्टिव होता है, तभी उसको एपो एंजाइम बोलेंगे. अगर एंजाइम के ऊपर ऑर्गेनिक को फैक्टर बाइंड होगा तब भी उसको हम उसको होलो एंजाइम ही बोलेंगे. ओके, सॉरी, होलो एंजाइम दोनों के ऊपर. ठीक है, नाउ इनऑर्गेनिक इन द सेंस लाइक मेटल्स आयंस हुआ, अगर बाइंड हुआ तो वो इनऑर्गेनिक को फैक्टर होगा. अब बात आती है कि ऑर्गेनिक को फैक्टर. ध्यान से सुनना इसको, ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ, इसके पीछे रीज़न है ना. को फैक्टर दो टाइप्स के हो गए आपके, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में क्या होता है कि अगर ऑर्गेनिक में को फैक्टर अगर एंजाइम के साथ बाइंड है, अगर टाइटली बाइंड है तो उसको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप. ओके, अगर वो लूजली बाइंड है तो वो एक्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे को एंजाइम.
ओके, व्हाट कोएंजाइम, एंड ये कोएंजाइम कुछ भी हो सकते हैं। कोएंजाइम मेनली वाइटामिन्स होते हैं, है ना। तो ऑल ओवर तो ये कोएंजाइम क्या कौन हो गए, वाइटामिन्स हो गई, हमारे बॉडी के अंदर से भी सीक्रेट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो वाइटामिन दे रखा है, वाइटामिन एक्ट एज है, तो ऑल ओवर वाइटामिन कैसे एक्ट कर रहा है, वो कोएंजाइम है, तो होता तो वो को फैक्टर है, बट उसके अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, लूजली बाउंड है। ओके, तो वो क्या है आपका ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में भी को लूजली बाउंड है, मीन्स वो है आपका कोएंजाइम। ओके, सो कोएंजाइम की जैसे एक्ट कर रहा है, सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट। नाउ तो ऑल ओवर आपका को फैक्टर, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, एपोएंजाइम, चारों वर्ड्स आपके क्लियर हो गए, नहीं हुए तो वापस वीडियो को बैक करके वापस सुन लेना एक बार। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिक बॉर्न वायरल डिजीज, तो एक्टो पैरासाइट है ना बॉडी की सरफेस पे। नाउ तो ये क्या होता है कि जो टिक है वो क्या होता है, बेबेसिया इज द टैनी पैरासाइट, एक टैनी पैरासाइट है। ओके, जो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करता है। नाउ अगर इसके थ्रू अगर कोई डिजीज हो जाती है उसको बोलते हैं बेबेसियोसिस। ओके, ना अगर तो ये जो बेबीसिया है वो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर होता है पैरासाइट टिक बाइट से, मीन्स जो टिक है उसके अंदर रहता है ये, एंड वो हमें बाइट करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर वो वायरस वो पैरासाइट एंटर हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट। ना ऑप्शन नंबर थर्ड है, और थर्ड है आपका ये, यहाँ पे आई थिंक डेंगू नहीं है, दैट इज द डेंगू। ओके, मुझे लगता है ये डेंगू है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। डेंगू हीमोरेजिक फीवर, दैट इज उसको डेंगू फीवर ही बोलते हैं। येलो फीवर आपको पता है मॉस्किटो के थ्रू होता है, ये भी मॉस्किटो के थ्रू होता है, एंड प्लेग भी आपको पता है। तो ऑल ओवर यहाँ पे टिक के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस भी दे रखे हैं ना, इसके बारे में भी नॉलेज ले लेना अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि कौन सी डिजीज़ क्या कॉज करती है, इसका क्या नाम है, इसका सेकंड नेम क्या है, तो ऑल ओवर ये छोटे छोटे टर्म्स दे रखे, लाइक यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, तो इन सब के बारे में अच्छे से देख लेना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब बात आती है मेटामॉर्फोसिस की। मेटामॉर्फोसिस अगेन 5 टाइप्स के होते हैं, कितने 5 टाइप के। ओके, अमेटाबोलस, ओके, अमेटाबोलस मीन्स मेटामॉर्फोसिस होता है, दिखता ही नहीं हमें, दैट इज द सिल्वर फिश। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, दैट इज द बग, इसका एग्जाम्पल है। इनकम्प्लीट का पूछा जाए तो देखो ग्रास ऊपर, ड्रैगन फ्लाई, मे फ्लाई, ये आ गया ड्रैगन फ्लाई एंड मे फ्लाई, यहाँ पे कैसा होता है, वो होता है आपका इनकम्प्लीट। ओके, फिर आता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इसके अंदर आती है बटरफ्लाई, फिर हाइपर मेटामॉर्फोसिस, इसके अंदर एग्जाम्पल आता है आपका बीटल। इन दोनों में क्या होता है कि जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस उसको हम बोलते हैं होलो मेटामॉर्फोसिस, एंड सेकंड है हाइपर मेटामॉर्फोसिस। हाइपर मेटामॉर्फोसिस भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में ही आता है, बट दोनों में क्या बेसिक डिफरेंट होता है, होलो मेटामॉर्फोसिस, इसके अंदर जो लार्वा होता है, ओके, जो लार्वा होता है वो एक जैसे ही दिखता है ना, लार्वा की अलग अलग स्टेज होती है, तो वो सारे लार्वा एक जैसे दिखता है, आइडेंटिकल लार्वा होता है, दैट इज द होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट। ओके, अगर वो लार्वा डिफरेंट दिखते हैं, मीन्स पहला इंस्टा उसका अलग दिखा, दूसरा अलग दिखा, फिर और मोल्टिंग हुई, थोड़ा और चेंज हुआ, तो उस टाइप का जो लार्वा होता है उसको हम रखते हैं हाइपर मेटाबोलस में रखते हैं। ओके, तो दोनों में यही बेसिक डिफरेंट होता है। तो ऑल ओवर जो बीटल है वो हाइपर मेटामॉर्फोसिस का एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे ऑप्शन दे नहीं रखा है, यहाँ पे कंप्लीट पूछा गया है, तो बीटल को हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर भी डालते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट, सॉरी 3 है आपका करेक्ट है बीटल। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉन्जिटियल डिजीज, तो यही है कि इसको क्या बोलते हैं, ये बर्थ डिफेक्ट होता है। ओके, मीन्स बर्थ के टाइम ही फिटस के अंदर ही कुछ बॉडी के अंदर कुछ डिफेक्ट हो जाएगा, लाइक क्रोमोसोम डिफेक्ट, कुछ भी डिफेक्ट हो सकता है। ओके, तो सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया, इनके बारे में थोड़ा डीप नॉलेज भी ले लेना ना, कि सिकल सेल क्या होता है, हीमोफीलिया क्या होता है, एल्बिनिज्म क्या होता है ना, मेलाटोनिन की डेफिशिएंसी की वजह से, कलर पिगमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से, तो ये तीनों के बारे में अच्छे से देख लेना आप। फिर आता है आपका हेपेटाइट वैसे वो भी कॉन्जेनिटल डिजीज में ही रखा जाता है, बट हेपेटाइट भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लाइक A, B, C, तो सारे नहीं होते, कुछ होते हैं। तो ऑल ओवर इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे, मीन्स एक्सेप्शन को एलिमिनेट करेंगे, जो आंसर सुटेबल लगेगा वो देखेंगे हम। सो ऑप्शन नंबर आपका D है करेक्ट। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द बार बॉडीज आर मेड अप ऑफ। तो बार बॉडी, ओके, तो बार बॉडी क्या होती है? ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है, ये क्वेश्चन बहुत से एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। नाउ तो सबसे पहले बार बॉडी क्या है ये समझते हैं। ओके, लाइक एक एक्स क्रोमोसोम किसी के अंदर इनएक्टिव हो जाता है ना। एक्स क्रोमोसोम अगर इनएक्टिव होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, कुल मिला के एक एक्स क्रोमोसोम उसके अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरा बाकी जितने भी एक्स क्रोमोसोम है वो सारे इनएक्टिव हो जाते हैं, तो उसी को ही बोलते हैं हम बार बॉडीज। ओके, तो ये जो प्रोसेस है इनएक्टिवेशन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, दैट प्रोसेस इज नॉन एज द लायोनाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? लायोनाइजेशन। ओके, ना तो यहाँ पे क्या है कि तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है ना, आपको बताती हूँ। लाइक यहाँ पे कितने बार बॉडीज़ है? एक एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पे मैंने क्या एक ही अपना करेक्टर शो करेगा, बाकी दूसरा अपना इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी बार बॉडीज़ है? यहाँ पे आपको मिलेगी एक बार बॉडी। कितनी मिलेगी? एक। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको ये दे दिया क्वेश्चन में, कभी कभी दे दिया जाता है कि ट्रिपल एक्स है, अब बताओ कितनी बार बॉडी है? तो एक तो वही रहेगा एक्स क्रोमोसोम, बाकी जो बचे क्रोमोसोम वो क्या होते हैं? इनएक्टिव रहेंगे। मीन्स ये इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव, मीन्स टोटल बार बॉडीज कितनी है? 2 है। अब मुझे इसमें बताओ एक्स एक्स वाई, इसके अंदर कितनी बार बॉडीज है? तो यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम पड़ा रहेगा, दूसरा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाएगा। मीन्स कितनी बार बॉडीज है आपके पास? एक है। ओके, नाउ इसके अंदर बताओ एक्स 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 एक्स, कितनी बार बॉडीज है? तो ये तो प्रेजेंट रहेगा बट तीनों इनएक्टिव हो जाएंगे। मीन्स 3 बार बॉडीज है। तो ऑल ओवर ये बताने का पर्पज़ यही है कि किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी बार बॉडीज आर प्रेजेंट इन दियर क्रोमोसोम्स। ओके, सो आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ फिर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? क्वेश्चन के अंदर कुछ टर्म्स दे रखी है, एक आपका यूक्रोमेटिक, एक है आपका हीट्रोक्रोमेटिक। हीट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन में बेसिक डिफरेंट क्या है? यूक्रोमेटिन का मीन्स है कि जो डीएनए है लूजली बाउंड है, लूजली बाउंड है, इसका मीन्स क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे ये एक्टिव होगा, बट हम यहाँ पे क्या करें? इनएक्टिव करा रहे हैं एक्स क्रोमोसोम को, एक्टिव करा नहीं रहे, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, यहाँ पे भी यूक्रोमेटिन होगा नहीं ना। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटिन का मीन होता है कि जो डीएनए है वो ना टाइटली बाउंड है, टाइटली बाउंड है, तो वो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं। ओके, क्योंकि वो बहुत टाइटली बाउंड है, उसको थोड़ा स्पेस चाहिए, तो इस वजह से हेट्रोक्रोमेटिन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है इसको। तो यहाँ पे यही तो चीज़ होती है। बार बॉडी में क्या इनएक्टिव किया हमें, मीन्स यहाँ पे कुछ भी आगे प्रोसेस नहीं होगा। ओके, अब आती है कंस्टिट्यूटिव एंड द फैकल्टेटिव। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? कंस्टिट्यूटिव का मीन्स होता है कांस्टेंट, ऐसे समझो कांस्टेंट मीन्स ये जो बार बॉडी इनएक्टिव है वो कंटिन्यूसली इनएक्टिव है। कंटिन्यूसली मीन्स अब वापस एक्टिव होगी ही नहीं, है ना। जब वापस एक्टिव नहीं होगी दैट इज अ कंस्टिट्यूटिव इनएक्टिव। फैकल्टेटिव का क्या मीन होता है? फैकल्टेटिव मीन्स भले ही वो इनएक्टिव हो गई बट थोड़े टाइम बाद वापस एक्टिव हो जाएगी, दैट इज द फैकल्टेटिव। मीन्स कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हुई, इसका मीन्स क्या होता है? फैकल्टेटिव का मीन्स क्या? कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव होगी। तो मेरे हिसाब से जो बार बॉडीज होती है वो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव होती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा करेक्ट। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या पता नहीं क्या लिख रहा है। आई थिंक ये हेट्रोक्रोमेटिन हो रहा है ना, क्योंकि पीछे भी हमें 2 स्पेलिंग मिस्टेक दिख गई, तो आई थिंक ये भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। सो यहाँ पे फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन दैट इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डेवलप फर्स्ट इन मैमल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ। तो एम्ब्रियोनिक ग्रोथ होता है उस टाइम में क्या होता है कि ऑर्गन्स का डेवलपमेंट पूछा गया ना, तो सबसे पहला ऑर्गन होता है आपका हार्ट, दैट इज द ऑप्शन नंबर 3 में दिख रखा है। ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मार्सोपियन मैमल्स मूव फ्रॉम साउथ अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया विया। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? ये क्वेश्चन भी आई थिंक BHU के अंदर सेम एज इट इज लाइन दे रखी थी। ओके, तो वही चीज़ मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप DU की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा BHU के भी पेपर सॉल्यूशन देख लो। ओके, हेल्प मिलती है आपको। एंड बायोकेमिस्ट्री के भी देख लो, क्योंकि उससे भी बायोकेमिस्ट्री DU बायोकेमिस्ट्री एंड DU जोलॉजी इन थोड़े पेपर थोड़े सिमिलर आते हैं ना। वो चीज़ अलग है कि DU बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा और इसमें कम हो जाएगा, बट मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ओके, नाउ तो यहाँ पे क्या है कि मार्सोपियल मैमल मूव कर रहा है फ्रॉम दी साउथ अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा देख लो, अंटार्कटिका आता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखना। वैन मैन एंड वुमेन, ओके, मैन एंड वुमेन कैरिंग द अलील फिनाइल कीटोयूरिया बट नॉट हैविंग अ डिजीज। यहाँ पे क्या है? कैरियर है, तो मेल, ओके, ये रहा, एंड ये रही फीमेल। ओके,
ना यहाँ पे जो मेल है दोनों कैरियर है, इसका मीन्स हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्स पे इसका जो भी है जो जीन है वो इन्फेक्टेड है। ओके, वहाँ पे फिनाइल कीटोयूरिया है। तो यहाँ पे क्या ये दोनों कैरियर शो कर रहे हैं। ओके, क्योंकि डोमिनेंट जीन नहीं है, डोमिनेंट नहीं है तो कैरियर शो करेंगे। जब भी कैरियर होता है वहाँ पे एक ही जीन पे, एक ही क्रोमोसोम पे डिफेक्ट होता है। ओके ना, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, मैरी एंड हैव टू हैव अ नॉर्मल चाइल्ड विदाउट डिजीज। और उन्होंने मीन्स उनकी शादी हुई, इनका जो चाइल्ड हुआ वो जो है उनका उसके चाइल्ड को डिजीज नहीं हुई। ओके, नाउ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर चाइल्ड कैरिंग द डिजीज। तो जो बच्चा है वो कैरिंग जो बच्चा है, ओके, तो उसको मीन्स वो कैरी करा डिजीज़। ओके, तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, तो देखते हैं। यहाँ पे कैरियर की बात की, यहाँ पे तो ये डिजीज़ हो जाएगा ना, इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो ये कैरियर होगा, इसका इसके साथ कराएंगे तो एक्स एंड वाई। ओके, ये कैरियर होगा ना, इसका इसके साथ कराएंगे तो एक्स एंड एक्स पूरा, सॉरी वाई एंड एक्स। ओके, तो ऑल ओवर 2 मेल मिलते हैं और 2 फीमेल मिलती है। तो एक मेल आपका क्या है, पूरा फ्री है, एकदम डिजीज़ फ्री है। यहाँ पे कैरियर कितना, एक मेल कैरियर है, एक फीमेल कैरियर है ना, मीन्स दोनों डिजीज़ कैरी कर रहे हैं, आगे वाली जनरेशन में कैरी कर सकते हैं डिजीज़। तो यहाँ पे देखो 4 थे, प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पे। ओके, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि टोटल आउटकम, टोटल कितने हैं उसमें से आपका आउटकम क्या निकला है ना। तो यहाँ पे कितने टोटल कितने हैं, यहाँ इसका अगर देखें तो 4 है टोटल, तो 4, और ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1 है, तो ये 1। ये कितना है, एक्स एक्स कितना है, 1 है, एंड कितने में से, 4 में से ये कितना है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपको कैरियर की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, आपको ये नहीं पूछा कि मेल है या फीमेल है। तो इस कंडीशन में आपको कैरियर एंड डिजीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे देखो ये कैरियर है, ये कैरियर है, मीन्स 4 में से कितनी कैरियर है, 2 कैरियर है, तो ऑल ओवर आपका 2/4 लिखेंगे आप। ओके, तो 2/4 लिखोगे तो 4 में से 2 कैरियर है, मीन्स 2 कैरियर है, कितने में से 4, तो 2/4 कैंसिल करेंगे तो 1/2। ओके, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 0.5 आएगा। ओके, तो 0.5 देखो कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेज रेस्पिरेशन इज करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। ओके, तो एक चीज़ ध्यान रखना, तो पहले चीज़ ये होती है कि टिश्यू रेस्पिरेशन क्या होता है एंड सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। टिश्यू रेस्पिरेशन की जब बात करें तो टिश्यू रेस्पिरेशन का मीन्स क्या होता है कि जो लिविंग सेल है एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ले रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रही है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है एंड एटीपी का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंट ये होता है। तो बाहर से हम क्या लेते हैं, सबसे पहले ब्रीथिंग करेंगे, सांस लेंगे। ओके, जैसे हम सांस लेंगे तो ब्रीथिंग हुआ, फिर क्या होगा, गैस आएगी अंदर, गैस एक्सचेंज होगा लंग्स के थ्रू, है ना, लंग्स में जाके फिर हमारे टिश्यू में जाएगी। तो यही चीज़ है कि पहले ब्रीथिंग होगी, फिर गैस ट्रांसपोर्ट होगी, फिर टिश्यू में जाएगा, फिर वो जो भी एक्टिविटी करनी है लाइक एटीपी ग्लूकोज में जहाँ पे पार्टिसिपेट करना है तो वहाँ पे जाएगी। तो ऑल ओवर आपका जो पहला प्रोसेस होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, मीन्स ब्रीथिंग हुई, गैसेस ट्रांसपोर्ट, टिश्यू रेस्पिरेशन एंड द सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, तो ऑल ओवर ये जो क्वेश्चन है ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी आप अच्छे से देख लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, बाइंडिंग ऑफ एंटीजन टू एंटीबॉडी इज ट्रू। क्या दे रखा है, बाइंडिंग ऑफ एंटीजन तो एंटीबॉडी। तो पता है आपको कि ये आपकी एंटीबॉडीज़ होती है ना, वहाँ पे बाहर से फॉरेन पार्टिकल अटैच होता है। तो इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है दैट नॉन कोवलेंट बॉन्ड होता है। कैसा होता है, नॉन कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे नॉन कोवलेंट बॉन्ड कौन सा है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। सो ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है, एडिशनल नॉलेज, क्योंकि पूछा जाता है कि ये जो आपकी एंटीबॉडी है, ये जो साइट है जहाँ पे एंटीजन बाइंड होगा दैट इज़ द पैराटॉप। क्या है ये, पैराटॉप। और ये मान लो कि एंटीजन है, ये मानो कि एंटीजन है, एंटीजन इस साइड से यहाँ पे बाइंड हो रहा है तो ये इसका हुआ एपिटॉप। ओके, एंड यहाँ पे जो एंटीबॉडी बाइंड हो रही है, एंटीजन बाइंड हो रहा है दैट इज द पैराटॉप। तो पैराटॉप एपिटॉप का आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट कॉज पोर फॉर्मेशन इन द डिफेक्ट टारगेट सेल। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी सेल है जो पोर क्रिएट करती है ना टारगेट सेल पे। तो यहाँ पे जो किलर टी सेल है, किलर टी सेल इज आल्सो नॉन एज द साइटोटॉक्सिक टी सेल।
वैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल को हम किलर सेल भी बोलते हैं, ओके। एंड वो डिफेंसिएट, वो CD8 के साथ रिएक्शन करती है, MSC फर्स्ट, है ना, वहाँ पे एंटीजन का रिप्रेजेंट। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो TC सेल है वो कौन से MSC के साथ इंटरेक्ट करती है और कौन सी CD प्रोटीन उसके ऊपर होते हैं। एंटी हेल्पर सेल की कौन से CD के साथ रिएक्ट करती है, कौन सा MSC होता है। तो वो भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ओके। नाउ साइटोटॉक्सिक टी सेल में क्या होता है कि किलर सेल है, ओके, वो इंटरफियरेंस सीक्रेट करेगी, फिर वो पोर्स क्रिएट करेगी, है ना। सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, कन्वर्जन ऑफ एंटीजन इनटू हार्मलेस इनसॉल्युबल मैटर बाय एंटीबॉडी। तो कुल मिला के जो एंटीजन है उसको कन्वर्ट किया हम इनसॉल्युबल मैटर के अंदर, है ना, मीन्स हार्मलेस इन बाय द एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी एंटीजन्स का रिएक्शन हो रही है, जब एंटीबॉडी एंटीजन का रिएक्शन होती है दैट इज नॉन एज अग्लूटिनेशन, ओके। क्या बोलते हैं हम उसको, अग्लूटिनेशन बोलते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है जिससे दोनों मिलके जो बॉटम होता है वहाँ पे जाके बैठ जाती है, ओके। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। Now question number 14, which of the following help in differentiation of cell of the immune system। तो कौन सी सेल होती है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे अगर देखा जाए ऑप्शंस, तो जो थाइमोसिन है वो एक हार्मोन है, ओके। ये क्या करती है कि जो टी सेल है, ओके, टी सेल को क्या करती है, स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिकर्सर ऑफ द टी सेल इन थाइमस टू मैच्योर टी सेल। प्रिकर्सर को स्टिमुलेट करेगी ताकि वो टी सेल का मैच्योर मीन्स टी सेल को बनाए ना। सो ऑप्शन नंबर आपका है बी करेक्ट। तो थायरोक्सिन भी थाइमस ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होता है, वो एक हार्मोन है, उसका अलग फंक्शन है ना कैल्शियम को रेगुलेट करने का। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इम्यूनिटी एक्वायर बाय इन्फेक्ट फ्रॉम मदर थ्रू मिल्क इज। तो आपको पता है कि जो इम्यूनिटी होती है वो अगेन एक होती है आपकी एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी, ओके। तो एक होती है इनेट, एक होती है एक्वायर, ओके। उसमें भी एक्वायर के अंदर एक्टिव एंड पैसिव। इनेट तो वही है कि नॉर्मल फिजिकल बैरियर स्किन, तो एक ध्यान रखना है, ये सारे सबके एग्जांपल ध्यान रखना, ओके। तो एक्वायर इम्यूनिटी अगेन टू टाइप्स की होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव, ओके। तो पैसिव में क्या होता है कि पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो एक्वायर इम्यूनिटी में क्या होता है कि पर्टिकुलर एंटीबॉडी का सिक्रेशन होता है, ओके। पर्टिकुलर एंटीबॉडी अगर हमारे बॉडी के अंदर से ही सीक्रेट हो रही है, कहीं बाहर से हम सोर्स नहीं ले रहे तो वो तो होगा एक्टिव इम्यूनिटी। बट अगर बाहर से कोई सोर्स के रूप में हम अंदर हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं, है ना, बाहर के कोई सोर्स के रूप में हम किसी बाहर से एंटीबॉडी को हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं, दैट इज नॉन एज अ पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका एग्जाम्पल बहुत सारी वैक्सीन वगैरह बहुत आ जाएगी, ओके। तो मदर मिल्क भी बाहर से ही ले रहे हैं, है ना, मदर मिल्क भी बाहर से मिल रहा है हमें, हमारी बॉडी तो जनरेट नहीं कर रही है। तो ऑल ओवर बेबी जब मदर मिल्क पीता है तो वो पैसिव इम्यूनिटी क्रिएट करता है, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव है। इनहिबिटिंग एंजाइम एक्शन बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट। तो ये आपका इनहिबिटिंग एंजाइम एक्शन ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइक डायग्राम बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या होता है कि ये मान लो ये ब्लैक कलर में एंजाइम है, ओके, ब्लैक कलर में एंजाइम है, वहाँ पे को फैक्टर आपको पता है कि बाइंड होगा, फिर वो एंजाइम एक्टिव होगा, उस एंजाइम को होलो एंजाइम बोलते हैं, ओके। तो ये चीज़ आपको पता है, पहले बता दी मैंने आपको। नाउ एंजाइम है, एंजाइम अब एक्टिव हो चुका है, मीन्स ये होलो एंजाइम एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर इसका होता है वो सबस्ट्रेट पे जाके बाइंड होगा, ओके। ये जो सबस्ट्रेट होता है वो खुद एंजाइम के ऊपर बाइंड होता है। एक पर्टिकुलर की एंड लो का कंसेप्ट होता है ना, की एंड लो का कंसेप्ट होता है कि मीन्स जैसा इसका शेप है वैसे ही वहाँ आपका सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा, ओके। तो जैसे सबस्ट्रेट बाइंड हुआ मीन तो यहाँ पे बाइंड हो गया एंड प्रोडक्ट में आके कन्वर्ट हो गया, ओके। नाउ ये तो होगी नॉर्मल चीज़। बट कभी कभी क्या होता है कि ये तो एंजाइम बेचारा आराम से बैठा है, बट यहाँ पे सबस्ट्रेट ना आके एक इनहिबिटर आके बाइंड हो जाता है। तो इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा मीन्स सबस्ट्रेट को बाइंड होने की जगह नहीं मिलेगी। ऑल ओवर चीज़ क्या है कि आपका जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाएगा, एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है एंजाइम, यहाँ पे ये जो इनहिबिटर है वो क्या कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है ना, सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन कर रहा है। मीन्स ये जो साइट है, अब यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो इनहिबिटर है, एक है सबस्ट्रेट। अब दोनों में से पहले कौन आएगा, मीन्स दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कंपटीशन इनहिबिटर में, ये इनहिबिटर आगे कंपटीशन से इनहिबिटर आगे ये सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर है, ओके। तो सबस्ट्रेट को आके बाइंड होना था, बट ये क्या करता है इनहिबिटर, ये सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होना देता था, ये खुद यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है ना। तो यहाँ पे बाइंड हो जाता है। ऑल ओवर चीज़ ये है कि जो इसकी एक्टिव साइट है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो ब्लॉक हो जाती है ना।
तो यहाँ पे जो ये जो प्रोसेस दैट इज़ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट। तो ध्यान रखना कॉम्पिटिशन इनहिबिटर में Km की Vmax की वैल्यू में क्या ऊपर नीचे होता है, तो ये भी आप अच्छे से देख लेना। नॉन कॉम्पिटिटर में क्या होता है ना। Now, the process of evolution, the process of early development in which of the three germ layer form is called। तो यहाँ पे आपको पता है 3 germ layer कौन सी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म्स, है ना। एक पर्टिकुलर अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स का, डिफरेंट सेल्स का हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस करती है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, स्पर्म एंड जाइगोट का फ्यूजन होना, दैट इज प्रोसेस नॉन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे कोई सेल्स तो बन नहीं रही है, सेल का मीन्स एम्ब्रियो की बात हो रही है ना, अब तो सिर्फ जाइगोट ही नहीं बना है, तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। सेकेंड है क्लीवेज। जब जैसे ही फर्टिलाइज होता है जाइगोट, जैसे ही फर्टिलाइज होता है मीन्स जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो वो क्लीवेज कर करके ब्लास्टुला का फॉर्मेशन करता है। किसका करता है, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन करता है। ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि ब्लास्टुला में क्या होता है, आगे पता नहीं है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो वहाँ ध्यान रखना क्लीवेज होता है। नहीं, जाइगोट के बाद क्या होता है तो पता रखना कि क्लीवेज होता है। ओके ना, क्लीवेज के बाद क्या होगा, ब्लास्टुला बन गया। अब क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन होगा, सेल मूव करेगी, है ना, एक पर्टिकुलर शेप देगी, तो वहाँ पे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, वो उसका फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन जो ऐसे प्रोसेस है जहाँ पे 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। नाउ फोर्थ में क्या है आपका, ऑर्गेनोजेनेसिस। नाम के अंदर ही मीन है, क्या है कि ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना। तो श्योर सी बात है, पहले तो सेल बनेगी, उसके बाद ही ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन। सो ऑल ओवर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होता है करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन हार्ट ऑफ द फ्रॉग टैडपोल। टैडपोल पूछा गया है ना, नॉट फ्रॉग। टैडपोल के अंदर हार्ट के चैम्बर अलग होते हैं, फ्रॉग के अंदर हार्ट के चैम्बर अलग होते हैं। तो ऑल ओवर चीज़ ये है कि आपको ये एक लिस्ट बनानी होगी किसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कितने हार्ट के चैम्बर होते हैं। ये आपका आई थिंक DU का फेवरेट क्वेश्चन नहीं मानो, है ना। मैंने इतने पेपर सॉल्व कराए तो मुझे पता है कि कौन सा क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन से क्या एरिया से पूछा जाता है। तो ये जो है ये कभी हार्ट का पूछ लिया, कभी फ्रॉग का पूछ लिया जाता है, तो कभी टैडपोल का पूछे, कभी क्रोकोडाइल का पूछ लेते हैं, कभी ह्यूमन का तो नहीं पूछेंगे, सबको पता है 4 चैम्बर होता है ना। तो टैडपोल के अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है, बट जैसे टैडपोल एडल्ट में कन्वर्ट होता है मीन्स फ्रॉग बनता है, तो उसके अंदर जो हार्ट का चैम्बर होता है वो 3 होता है, तो ध्यान रखना। ओके, एंड ह्यूमन के अंदर तो पता ही है 4 चैम्बर होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन प्रोटीन सिंथेसाइज बाय वन सेल। ओके, तो ये एक सेल है, यहाँ पे एक प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन हो रहा है। ओके, नाउ डिफ्यूज ओवर अ स्मॉल डिस्टेंस, ये डिफ्यूज हो रही है, आगे जा रही है, स्मॉल डिस्टेंस, छोटा सा ही डिस्टेंस है। इंड्यूस चेंज इन नाइबरिंग सेल, तो यहाँ पे जस्ट पास वाली सेल को इंड्यूस कर रही है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इस इवेंट को क्या बोलते हैं। ये जो वैसे पैराक्राइन, जिस्टाक्राइन, ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है मेरा, है ना, बहुत इजी टॉपिक है, एंड इसकी वीडियो मैंने बहुत पहले बना रखी है। तो अगर आपने नहीं देखी देन आप CSI करके प्लेलिस्ट होगी मेरी, उसके अंदर आप ये टॉपिक देख लेना। ओके ना, तो जो सिग्नलिंग होती है वो 4 टाइप्स की होती है, मेनली तो 3 टाइप्स की होती है, पर जस्टाक्राइन को ही सेल सिग्नलिंग में माना जाता है ना। तो 4 टाइप की सेल सिग्नलिंग होती है। तो एक होती है आपकी नॉर्मल, सबका बता रही हूँ छोटा सा, है ना। एक होती है आपकी पैराकाइन, दूसरी होती है जस्टाक्राइन, तीसरी होती है ऑटोक्राइन, फोर्थ होती है आपकी एंडोक्राइन। ये 4 टाइप्स की सेल सिग्नलिंग होती है। ऑटो नाम के अंदर ही मीन है, मीन्स खुद को ही सिग्नल दे रही है, यहाँ ये सेल है, ये सेल को रिलीज कर रही है और अपनी सेल को रिसेप्टर इसके पास पड़े है। ओके, तो मीन्स खुद ही सेल खुद को ही सिग्नल देती है, दैट इज द ऑटोक्राइन। ओके, नाउ सेकंड चीज़ क्या है, पैराक्राइन। ये जो एग्जाम्पल अभी दिया ना, ये पैराक्राइन का, कैसे देखो, यहाँ पे कोई सेल है, यहाँ पे कोई सेल है, कोई सिग्नल सेंड करिए और वो दूसरी सेल के पास जा रहा है सिग्नल, बट दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत कम होनी चाहिए। कैसी, बहुत कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। दैट टाइप ऑफ सिग्नलिंग इज नॉन एज द पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो यहाँ क्वेश्चन में यही दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए होता है आपका करेक्ट। थर्ड देखते हैं जस्टाक्राइन। जस्टाक्राइन में क्या होता है कि 2 सेल है, एक सेल ये रही, एक सेल ये रही। यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है आपको दोनों सेल के बीच में, नहीं, बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है, एकदम चिपकी हुई है ना, क्लोज प्रॉक्सिमिलिटी। तो ऑल ओवर चीज़ ये है कि जस्टाक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है कि जब 2 सेल आपस में एकदम फिजिकली कांटेक्ट होती है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं जस्टाक्राइन सिग्नलिंग। थर्ड है आपका एंडोक्राइन। एंडोक्राइन को कैसे समझो कि ये सेल है, ये सिग्नल रिलीज कर रही है
और यहाँ पे जाके बहुत दूर बैठी सेल है ना, उसके पास जा रही है। अब ये तो ऐसे तो है नहीं कि थोड़ा सा ऐसे भेजा और इतने दूर तक पहुँच गई। तो ये क्या, ये कैसे थ्रू, किसके थ्रू ट्रांसफ़र होगी, ये ट्रांसफ़र होगी आपकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके हार्मोन्स, है ना। आपको पता है कि हमारे हार्मोन कहाँ सीक्रेट होता है, कहाँ फंक्शन करते हैं, है ना। सिक्रेशन का पार्ट अलग होता है एंड जहाँ फंक्शन करना होता है वो अलग एरिया होता है, तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे डी ये होता है। ओके, तो ऑल ओवर ये सारी सिग्नलिंग होती है। सो ऑप्शन नंबर आपका पास, पैरा मीन्स पास वाली सेल, ओके, पास में होती है सेल। जस्ट मीन्स जस्ट चिपकी हुई, ओटो मीन्स खुद की, एंडो मीन्स हार्मोन, ध्यान रख लेना। तो ऑल ओवर ऐसे वर्ड को ट्रिक होती है याद करने का। सो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट। Now question number 20, eukaryotic RNA polymerase that is most sensitive to amanitin. ओके, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था ना, पोल के रूप में क्रिएट किया था बहुत पहले। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे भी पूछा जाता है, CSI के लेवल के अंदर भी पूछा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जब यूकैरियोटिक जो आपका लाइक ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, तो इस टाइम में क्या होता है कि यहाँ पे पॉलीमरेज यूज आते हैं, है ना, आरएनए पॉलीमरेज यूज आते हैं, तो अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज यूज आते हैं। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा एमिनिटिन। ओके, क्या बोलते हैं हम, अल्फ़ा एमिनिटिन। ओके, ध्यान रखना, अल्फ़ा बोलते हैं, आगे अल्फ़ा लिखा नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या करता है, ये जो है ये हमें फंगस होता है उसके थ्रू, उससे हम निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अलग अलग टाइप में सेंसिटिव करती है। तो सबसे पहले चीज़ ध्यान रखना, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अगर ये ड्रग, अगर ये हम आरएनए पॉलीमरेज इस पर एक्ट कराएंगे तो इस पर कोई भी बाइंडिंग साइट नहीं होगी। बाइंडिंग साइट नहीं होगी मीन्स इसको इनिबिट नहीं करेगी, इनिबिट इसको नहीं करेगी। क्यों नहीं कर रही है ड्रग इसको इनिबिट, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी बाइंडिंग साइट नहीं है। नाउ सेकेंड है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, है ना, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको इनिबिट करेगी। ओके, मीन्स सबसे ज़्यादा हाईली एक्टिव यहाँ पे इसके ऊपर करेगी। ओके, नाउ थर्ड है आपका आरएनए पॉलीमरेज, थर्ड है आपका आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसके ऊपर करती है, इसके ऊपर भी करती है, इसको भी इनिबिट करती है। बट ये है कि हमें इसकी जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। हाई कंसंट्रेशन अगर हम देंगे, हाई ये होता ना कि लाइक टैबलेट दे रहे, एक टैबलेट से इसका इलाज नहीं हो रहा, हमें 4-5 टैबलेट देनी पड़ रही है। तो वही चीज़ ये कि जो अल्फ़ा एमिनिटिन है, तो आरएनए पॉलीमरेज को अगर हम देते हैं तो वहाँ पे बहुत हाई डोज में देनी पड़ती है, तब कहीं जाके वो इसको इनिबिट करता है। तो ऑल ओवर ये सेंसिटिव तो है बट मॉडरेट सेंसिटिव है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन में ए तो होगा नहीं, इसको करती नहीं, इसको करती बहुत ज़्यादा करती है, तो ये होगा, इसको भी करती है बट कम करती है। एंड थर्ड में क्या दे रखा है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड तो ये तो होगा ही नहीं। तो ये दोनों करेक्ट आंसर है। ओके, दोनों करेक्ट आंसर है, बट इसमें भी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखिए कि इसको ज़्यादा इनिबिट करती है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट। अगर यहाँ पे फर्स्ट ना देके सेकंड एंड थर्ड दे दिया था तो ये वाला ऑप्शन हम करेक्ट करते हैं, तो ध्यान रखना। ओके, now question number 21, which enzyme is most frequently used in polymerase chain reaction? Okay, तो PCR that is a polymerase chain reaction, and ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है कि डीएनए का एम्प्लीफिकेशन मीन्स डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनानी होती है। ओके, तो उसके भी 3 स्टेप्स होते हैं, इसके अंदर भी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन कौन से क्या यूज़ आता है ना, हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इन सारी चीज़ों के अंदर ये सारा मिक्स होता है। तो आपको क्या करना है, पीसीआर के अंदर थोड़ा डिटेल के अंदर जाना। ओके, पीसीआर बहुत अच्छे से देख लेना क्योंकि पीसीआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो यहाँ पे टैग पॉलीमरेज यूज़ करते हैं। पॉलीमरेज आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड का एडिशन, अब डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं मीन्स डीएनए को डबल कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोटाइड का रिक्वायरमेंट तो होगी ना, तो उसको रिक्वायरमेंट करने के लिए हम टैग पॉलीमरेज का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि टैग पॉलीमरेज क्यों यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि पीसीआर के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर में ये सारा प्रोसेस होता है, तो हाई टेम्परेचर में अगर हम डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करेंगे तो वो डीनेचर हो जाएगा, मीन्स वो काम नहीं करेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होता है थर्मस एक्विटस, तो उसके अंदर से हम टैग पॉलीमरेज निकालते हैं। ओके, एंड वो हमारे पीसीआर के अंदर यूज़ आता है क्योंकि वो हाई टेम्परेचर में भी एक्टिव रहता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट।
Now, question number 22. Southern blotting analyze hybridization is used for detect specific. तो southern blotting, तो यही चीज़ है कि आप सारी चीज़ें याद रखना. व्हाट इज़ द मीन बाय southern, western, है ना, northern, ये northern blotting है ना, सारा सारा आप देख लेना एक बार. तो सबसे पहले हम बात करेंगे southern blotting. southern blotting क्या यूज़ करते हैं हम? डीएनए की सीक्वेंस को पता लगाते हैं ब्लड सैंपल के अंदर कि स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस का. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए ऐसे करेक्ट हो गया, पता चल गया आपको. नाउ एक होता है आपका सेकंड, उसमें क्या होता है ध्यान रखना, वही है, सर्दन में डीएनए करते हैं तो नॉर्दर्न में आरएनए करेंगे. ओके, दोनों में ये डिफरेंट होता है. नाउ थर्ड है आपका वेस्टर्न ब्लोटिंग. वेस्टर्न में क्या करेंगे? प्रोटीन करेंगे. देखो सर्दन में डी करे तो नॉर्थ, उसका साउथ का जस्ट ऑपोजिट नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ में डी आरएनए कर रहे हैं. ओके, फिर वेस्टर्न में प्रोटीन डिटेक्ट करते हैं कि स्पेसिफिक प्रोटीन क्या है इस सैंपल के अंदर. फिर एस्टर्न के अंदर ध्यान रखना पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, ये क्वेश्चन भी आ रखा है. इन चारों भी ऑप्शंस आ रखे हैं, चारों को भी अलग अलग वे से पूछा गया है. सो ये चारों अच्छे से लर्न कर लेना, कौन क्या है. वीडियो को पॉज करना, अच्छे से वापस देखना, पढ़ना इसको. ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है डीएनए सीक्वेंस, क्योंकि सर्दन ब्लोटिंग डीएनए. ओके, now question number 36. Metaphase chromosome are classified based on the following characteristic. तो मेटाफेज क्रोमोसोम किसके कैरेक्टर के ऊपर होता है? तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम क्रोमोसोम को क्लासीफाई करते हैं तो क्रोमोसोम 4 टाइप के होते हैं ना, 4 टाइप में हम क्लासीफाई करते हैं. एक होता है टीलोसेंट्रिक, दूसरा होता है एक्रोसेंट्रिक, तीसरा होता है सब मेटासेंट्रिक, फोर्थ होता है मेटासेंट्रिक. अब ये कैसे नाम दिया? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है, दिख रहा है, ये जो क्रोमोसोम है यहाँ पे जो बाइंड करने के लिए जो बीच में जो होता है दैट इज़ द सेंट्रोमियर. तो सेंट्रोमियर की पोजीशन की बेसिस पे यहाँ पे इसका नाम रखा जाता है. ओके, तो यहाँ पे अगर बहुत टिप पे हुआ दैट इज़ अ टीलो, अगर थोड़ा सा ऊपर हुआ दैट इज़ द एक्रो, थोड़ा सा नीचे हुआ तो सब मेट्रो, एकदम सेंटर में एकदम परफेक्ट हुआ दैट इज़ द मेटा सेंट्री. तो ऑल ओवर यही है कि मेटा क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर की पोजिशन की बेसिस पे डिसाइड करते हैं. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट. Now question number 24. Antibody detected in a large amount during secondary immune response. Okay, एंटीबॉडी डिटेक्ट इन लार्ज अमाउंट. तो यहाँ पे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होती है दैट इज़ द आईजीजी. एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी कभी पूछा जाता है कि सीक्वेंस बताओ कि किसकी लार्ज है किसकी कम है ना. तो आप ध्यान रखना, सब में बताती हूँ वैसे मैं. GM गम दे याद रखना, क्या गम दे. जी की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, फिर ए की, फिर एम की, फिर डी की एंड फिर ई की. गम दे. ओके, गम दे सीक्वेंस याद रखना. IgG, IgA, IgM, ये सबसे हाई कंसंट्रेशन, फिर इसका थोड़ा लो, ये लो और फिर और भी कम. सो आपका आंसर होगा दैट इज़ द ऑप्शन नंबर बी. ओके, IgG. Now question number 25. The tidal volume in a normal man at a rest is about. नॉर्मल हम रेस्ट की मीन्स एक्सपायर एंड इंस्पायर इन ईच नॉर्मल रेट. तो यहाँ पे कितनी होती है? लाइक ये दिख रहा है आपको टाइडल वॉल्यूम. ओके, सो ये जो होता है वो होता है आपका 500 ml. ओके, नॉर्मल हम इसको ml में लिखते हैं. 500 ml को इसमें एल में कन्वर्ट करो, वही हो गया 0.5 L. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट. तो इस वीडियो के अंदर हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किए. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा देन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. ओके, एंड वही एक चीज़ आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में सीरियस वे में प्रिपरेशन करनी है देन प्लीज़ लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व ज़रूर करना, अच्छे से करना, जिससे आपकी जो मार्क्स है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होंगे. ओके, नाउ अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो @काविस अकेडमी, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन भी कर सकते हो. ओके, साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज है देन आप मुझे कमेंट कर सकते हो. ओके, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.